हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीस्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारा NIUS ओपन बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट चल रहा है, उसी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। और इसी टेस्ट सीरीज़ में अब आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं। और लास्ट टाइम हमने देखा था मैथ्स के कुछ सैम्पल पेपर्स को, और उसी का अब हम आज नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये क्लास 10th के लिए है। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं और जो भी NIUS ओपन बोर्ड देना चाहते हैं, आप अपनी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ये सीरीज़। होप करता हूँ कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज़ सेम एज मीडियन थ्रू A, देन ट्राइंगल ABC इज़। यानी कि अब हमें यहाँ पर इन्होंने एक ट्राइंगल ABC दिया है और हमारे सामने एक कंडीशन रखी है कि इस ट्राइंगल ABC में, सपोज़ ये पॉइंट A है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट B है और यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ जाता है, वो है पॉइंट C। तो इस ट्राइंगल में अ, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है जो कि एंगल A के थ्रू पास करता है। ये आ गया सपोज़ हमारा एंगल बाइसेक्टर। और इन्होंने बोला है कि ये इस मीडियन के भी बराबर है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि जो ट्राइंगल के अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी कि यहाँ पर BD को और DC को वो इक्वल बोल रहे हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर BD और DC एक दूसरे के हो जाएंगे इक्वल। और सिंपली ये जो इस एंगल है, इस एंगल A का भी ये लाइन बाइसेक्टर है। यानी कि AD लाइन दो चीज़ों की तरह एक्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या कर रही है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। एंड सेकेंड ऑफ ऑल अगर हम देखें तो वो क्या कर रही है, एक्चुअली एज अ मीडियन भी एक्ट कर रही है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज़ इक्वल टू BC, यानी कि AB ये लाइन है और BC ये लाइन है। तो क्या ये दोनों लाइंस इक्वल हैं? हो सकता है, हो नहीं भी सकता है, हम इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। दूसरा, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये स्पेसिफाई करता हो कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। थर्ड है आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। तो क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं। चलिए, AB और AC साइड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC, एक जो साइड है ये कॉमन साइड है और ये आपका एक मीडियन है। और साथ में अंदर का जो एक एंगल है वो भी बराबर है। हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11th को। एरिया ऑफ अ सर्कल विथ इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ पाई इज इक्वल टू 3.14 देन इट्स डायमीटर इज। तो अभी हमारे यहाँ पास क्या गिवन है, हमें एरिया ऑफ द सर्कल गिवन है और एरिया हमारे पास कितना है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। हमें पता है फ्रेंड्स कि एज एक सर्कल के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। बट अगर मैं रेडियस को ले लूँ तो ये रेडियस एक्चुअल में मैं ले सकता हूँ D/2 के बराबर। यानी कि अब हमारे सर्कल का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है पाई मल्टीप्लाई बाई D/2, क्योंकि इस आर जो था उस आर को मैंने रिप्लेस कर दिया है बाई D/2। ठीक है, सो पाई इंटू D/2 के स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो जाता है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं। एक्चुअली एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है कि ये है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 314 की इसकी वैल्यू थी। अब अगर हम इसे देखें 314 की वैल्यू, तो 314 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ पाई की वैल्यू से, यानी कि पाई की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 3.14, उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा D/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 314 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू, क्योंकि ये पाई जो है इक्वेशन में नीचे चला जाएगा और पाई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 3.14 के बराबर। अब अगर हम इस डिवीजन को कंप्लीट करें तो डिवीजन कंप्लीट करने के बाद हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 100 के बराबर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा है। तो 3.14 इंटू 100, बिकॉज यहाँ पर दो पॉइंट से तो पॉइंट लगने की वजह से हमारा आ जाएगा 100 के बराबर। नाउ अब ये स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है फ्रेंड्स, इस स्क्वायर को मैं सामने वाले साइड ले जाऊँगा तो क्या मिल जाएगी हमें, उसकी रूट मिल जाएगी। और 100 की रूट एक्चुअल में कितनी होती है, 10 के बराबर। तो रूट आ जाएगी यहाँ पर 10 के बराबर। और इसके बाद हम देखेंगे D/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू D/2 इज इक्वल टू 10। तो हमारी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज ये जो 2 था नीचे इसे हम ऊपर भेज देंगे तो हमारी D की वैल्यू हो जाएगी 20। तो आपका आंसर C यानी कि 20 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 मीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज।
अब एक टोटल सरफेस एरिया पूछा है हमें यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा कि आप सभी जो भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, स्पेशली राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और क्यूब, क्यूबॉइड के लिए, वो सभी आप लर्न कर लें, बिकॉज इनसे आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब हम इसका फार्मूला क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया, और जो टोटल फार्मूला होता है सरफेस एरिया का सिलेंडर के, वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर क्यों लगा होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर में? क्योंकि जब भी हम एक सिलेंडर का शेप देखते हैं तो आपको वो शेप ऐसा दिखाई देता होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पर सर्कुलर एजेस रहते हैं सिलेंडर के। ठीक है, और सर्कुलर एजेस ऊपर और नीचे रहते हैं। ऊपर वाले का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर रहता है और नीचे वाले का एरिया भी 2 पाई आर स्क्वायर ही रहता है। तो जो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला एरिया हो गया और नीचे वाला एरिया होगा, दोनों एडअप होकर आपको ये 2 पाई आर स्क्वायर मिल जाते हैं। प्लस जो 2 पाई आर एच है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, यानी कि सिलेंडर का एरिया जो हमें इस कर्व्ड सरफेस से देखने को मिलता है। अब जब हम इसे का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू है तो हम रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × 22/7, बिकॉज पाई की वैल्यू जब तक आपको कोई कुछ और ना दी हो तो आपको 22/7 लेनी पड़ेगी, इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? 3.5 इंटू 3.5, ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद 7 × 1 = 7 एंड 7 × 5 = 35। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी फ्रेंड्स? 77। और अब हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 2 पाई आर एच। और ऐसे ही जब हम 2 पाई आर एच में वैल्यू रखेंगे, पाई की जगह आपको 22/7 रखना पड़ेगा और आर की जगह 3.5, और एच की जगह आप कितनी वैल्यू रखेंगे फ्रेंड्स? 7। तो यहाँ पर आई आपका आ जाएगा 154। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 154 और 77 को, तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 231। और 231 जो है वो हमारा आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी, 231 यूनिट्स मीटर स्क्वायर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ tan थीटा इज़ इक्वल टू 3/4 देन sin थीटा इज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें पता है यहाँ पर कि tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? 3/4। हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हम tan थीटा की वैल्यू देखते हैं तो वो एक्चुअल में किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये एक नीचे वाला एरिया, नीचे वाला साइड बेस होता है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, और जो साइड वाला है वो है हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर हम देखते हैं tan थीटा इज़ इक्वल टू 3/4, तो अब हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू tan थीटा की। tan थीटा एक्चुअल में किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं परपेंडिकुलर की। कितनी होगी फ्रेंड्स आप बताइए? देखिए 3/4। अगर हम कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स है और बेस आपका 4 यूनिट्स है। ठीक है, अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर, और इसे ही हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में जब हम देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखिए यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके कंपैरेबल थी? 3 के कंपैरेबल, यानी कि 3 के स्क्वायर के बराबर, प्लस बेस की जो स्क्वायर है वो किसके बराबर थी? 4 के बराबर। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला हो जाएगा वो हो जाएगा बेस के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 9 + 16, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 25 के बराबर। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, h इज़ इक्वल टू 25 की रूट, और रूट हमें पता है 25 की कितनी होने वाली है? 5 यूनिट्स, यानी कि आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें पता है साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी हमने निकाली 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3/5, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ।
अगर आप चाहें तो बीच में वीडियो को किसी भी पार्ट में उसे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप आंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स टैन थीटा की वैल्यू उन्होंने पूछी है कि टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ तो सकता है, और मतलब अब इस तरह के क्वेश्चंस आने के आते हैं अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो हमें उसका क्या अप्रोच रखना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, देखिए वैसे मैं आपको एक चीज़, एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। जब भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एडिशन के टर्म्स में मिले, तो आपको अक्सर एक स्टेप ज़रूर लेना चाहिए, और वो है इनका स्क्वायर करना। बिकॉज हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और इस प्रॉपर्टी का हम कहीं ना कहीं ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। और ये यूज़ हम कैसे कर पाएंगे, ये हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तो अब हम ये यूज़ कैसे कर पाएंगे, इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट टू इंटू कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इसे सॉल्व करना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्लस में गिवन है, तो आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आप स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बट देखिए, अगर हम स्क्वायर भी करते हैं तो भी ये जो है, ये एक्चुअल में प्रोसेस जो है वो लंबी हो जाएगी। और मतलब आप ये खुद ही समझिए कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से टू साइन थीटा कॉस थीटा भी निकलेगा, और फिर हमें उसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, सो एक थोड़ा सा बेटर वे है, थोड़ा सा बेटर वर्जन है यहाँ पर, वो मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स डिवाइड दीज टू साइड्स बाय कॉस थीटा, उससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ओके, सो करके देखते हैं हम। यहाँ पर हम इसे कॉस थीटा से, और ऐसे भी हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ हम नीचे डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से। क्या बेनिफिट होता है, देखिए ये कॉस थीटा और कॉस थीटा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके पास एक जगह पर बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरी जगह पर आपके पास बचेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, बिकॉज ये जो था आपका पुराना वाला वर्जन, इसे हमने अभी क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो एक तरफ आपके पास बचा साइन थीटा वन साइन थीटा, और दूसरी जगह आपके पास बचा कॉस थीटा वन कॉस थीटा, और हमने कॉस थीटा वन कॉस थीटा को एक दूसरे से कर दिया था कैंसिल। ओके फ्रेंड्स, डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास आ जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू रूट टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने सिर्फ कितना बचा था, रूट टू। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ये कट गया, तो यहाँ पर इनकी जगह बचा वन इक्वल्स टू रूट टू। ओके, अब हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू टैन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टैन थीटा के बराबर। ओके, टैन टैन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा रूट टू माइनस वन। ये वन था, हमने इसे दूसरे साइड भेज दिया, तो हमारा आंसर आ गया रूट टू माइनस वन के इक्वल। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, रूट टू माइनस वन के बराबर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चन को। और आगे हमारा अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन अ क्लास इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव का मतलब होता है हम एक फ्रीक्वेंसी में दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए वो क्या हो जाएगी, टोटल सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज तो बिल्कुल भी नहीं होगी वो। दूसरा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पीरियड टू दैट क्लास, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट क्लास, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आफ्टर द क्लास। तो आफ्टर द क्लास वाला तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा आपका। आपके जो दो ऑप्शन हैं वो है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज पीरियड प्रायर टू दैट क्लास, मतलब उस क्लास के पहले तक की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, और या फिर अप टू दैट क्लास। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो अप टू दैट क्लास है या प्रायर। तो देखिए, प्रायर का मतलब होता है उससे पहले, और अप टू मतलब होता है उसको भी इंक्लूड कर। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट क्लास, यानी कि आपको उस वाली फ्रीक्वेंसी की भी, जो क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं, और अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन अगला, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे वही सवाल पूछा है, बट लास्ट क्लास के लिए पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, कम्युलेटिव का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है, कम्युलेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव, यानी कि सारी की सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 4, 5,
और हम मान लेते हैं कि ये पहली क्लास थी जो कि आपकी हो सकती है 10 to 20, और अगली क्लास जो है वो आपकी हो सकती है 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना फ्रेंड्स, वो इस फ्रीक्वेंसी पहली क्लास के लिए तो 2 ही रहेगी, दूसरी के लिए वो 2 और 3 का सम यानी कि 5 हो जाएगी, तीसरे के लिए वो इन 5 में इनका भी सम यानी कि फोर्थ का भी सम मिला लेंगे तो हम वो हो जाएगी 9, और ऐसे ही 9 में 5 मिलाएंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगी 14 नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है, उसमें जो अगली क्लास है वो हमेशा ऐड होती जाती है। तो लास्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज क्लास हमारी लास्ट है, जो लास्ट क्लास है उसमें सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए जो कम्युलेटिव टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज के बराबर। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। ये यूट्यूब वीडियो यहीं तक था, जिसमें हमने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखे। पार्ट 2 है ये हमारी NIOS मैथ्स की सीरीज़ का। इसके बाद मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा आपके सामने नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ में, होपफुली वो अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर पाएंगे। और आशा करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस को करने से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप भी अपने एग्ज़ाम्स में और बेटर परफॉर्म कर सकते होंगे। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।